If someone walks up to you and asks, "Who are you and what are you doing?" in that particular moment, you feel shaken. Whether you are a teacher, whether you are a daughter, whether you are a son, in that particular moment, you feel shock and despair. And this is the central idea of our topic called existentialism. अस्तित्ववाद या कहें वजूदियत, आपका वजूद क्या है। अगर आप कहीं किसी जगह खिलंदड़पने में खेल रहे हैं और आपके पास आके कोई आपसे पूछे कि आप हैं कौन, तो ये जवाब कुछ चंद सेकंड के लिए आपको झकझोरेगा ज़रूर। कैसे? आपकी पर्सनैलिटी आप खुद तय करते नज़र आते हैं। सपोज़ आप एक लड़का हैं या लड़की हैं, या आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, या आपके माँ बाप के जीन के संस्कार थे, आपका इनमें कोई एज सच कंट्रीब्यूशन नहीं है। आपका कंट्रीब्यूशन क्या है? आपकी चॉइसेस, आपका फ्रीडम, आप क्या चुनते हैं, आप क्या करते हैं ज़िंदगी में, कैसे अपनी लाइफ को शेप देते हैं। यही एक अस्तित्ववाद का आइडिया है। आज की क्लास में हम अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ एग्जिस्टेंशियलिज्म के आने की वजहें क्या रही, जो अपन हर एक चीज़, हर जो भी टॉपिक पढ़ते हैं, सबसे पहले इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि कोई भी चीज़ इस दुनिया में कैसे आ रही है, उसके पीछे कारण क्या रहे हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म जो मॉडर्न एज में प्रोमिनेंट दिखता है, पोस्ट मॉडर्न एज में भी इसकी एक ट्रांजिशनल फेज इसको कह सकते हैं, जो मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न दोनों में नज़र आ रहा है। मगर जो प्रोमिनेंट अप्रोच, प्रोमिनेंट आइडिया जहाँ दिख रहा है, बुक्स जो पब्लिश हो रही हैं, वो मॉडर्न एज में ज़्यादा नज़र आ रही हैं। अपन दोनों बातें करेंगे, कौन सी अप्रोच इसकी पोस्ट मॉडर्न है, कौन सी मॉडर्न है, एग्जिस्टेंशियलिज्म के कौन से बड़े थिंकर, फिलोसोफर हुए हैं, कौन से लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से राइटर हुए हैं, एक एक चीज़ की बात करते हैं। तो मैंने यहाँ बोर्ड पे जो लिख रखा है वो है एग्जिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्ववाद या कहें वजूदियत। तो इस वजूदियत का क्या सिलसिले रहे हैं, कैसे एग्जिस्टेंस में आई। एग्जिस्टेंशियलिज्म, एग्जिस्टेंस जो वर्ड है जिसका मतलब है आपका अस्तित्व, और जो आगे आप इज्म लगा हुआ देख रहे हैं, ये है आपका डिस्कोर्स। डिस्कोर्स या कहें वाद या कहें विचार। अस्तित्व के बारे में जो भी विचार हैं, जो भी दर्शन है, उसे एग्जिस्टेंशियलिज्म कहा गया। मॉडर्न एज में ये प्रोमिनेंट दिखता है, मॉडर्न पीरियड में। ये एक ट्रांजिशनल रहा है, जैसे मैंने कहा ट्रांजिशनल, एक ऐसा अपन को एक दर्शन दिखेगा जो मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न दोनों में नजर आएगा। ज़्यादा प्रोमिनेंट मॉडर्न में है, उसकी चर्चाएं भी अपन आगे करेंगे। अब धीरे धीरे अपन एक एक स्लाइड से समझते हैं कि अस्तित्ववाद आखिर है क्या, इसके आने की वजह क्या रही, उसका चर्चा करते हैं। अब आपको इस स्लाइड के अंदर एक तरफ तो स्ट्रॉन्ग आई दिख रहा है, मैं दिख रहा है। मैं एक गंभीर विषय है। उसके बाद आपको रिलीजन, धर्म दिख रहा है, लॉ दिख रहा है, आपकी आरपीएससी एक बॉडी जो आपकी परीक्षाएं करवा रही है, ये दो प्रोफेशन दिख रहे हैं, टीचर और प्रोफेसर नाम से। अब यही सवाल किया जाता है अस्तित्ववाद में कि मैं हूं, आपका होना ही आपका अस्तित्व है, बाकी सारी चीजें, आपका धर्म, आपका कानून, आपकी परीक्षा करवाने वाली जितनी भी बॉडी हैं, जो भी हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, ये सेकेंडरी है। प्राइमरी है वो आपका मैं है। ये सारी चीजें आपकी सेकेंडरी हैं। ये दूसरी चीजें हैं, प्राइमरी चीज आपका मैं है। अस्तित्ववादी ये कहते हैं दुनिया है, सेकेंडरी चीजें हैं, ये व्यर्थ हैं, फिजूल हैं, इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन आपकी जिंदगी में नहीं है। कंट्रीब्यूशन है वो इसका आय का है।
अगर आपको चीज़ों को मीनिंग देना है, इन चीज़ों को, तो वो आपकी चॉइसेस से दिया जाएगा। दुनिया है वो मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस। आवर वर्ल्ड इज मीनिंगलेस, वी द इंडिविजुअल आर ट्राइंग टू शेप इट। दुनिया तो व्यर्थ है, फिजूल है, फ्यूटाइल है। हम ही हैं जो किसी चीज को मतलब देते हैं, और यही अस्तित्ववाद है। आपका जेंडर क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, आप कहाँ पैदा हुए हैं, आपकी जाति, आपका धर्म क्या है, ये फिजूल बातें हैं। आप क्या हैं, ये प्राइमरी है। जाति, धर्म, ये मीनिंगलेस, व्यर्थ चीजें हैं। आप ही हैं जो किसी चीज को मतलब दे सकते हैं। यही अस्तित्ववाद है। इसको और आगे समझते हैं। एग्जिस्टेंशियलिज्म के 2-3 मेन बातें हैं जो अपन पूरे लेक्चर में कहीं ना कहीं इन्हीं के ऊपर बेस रहेगा। और जब भी अस्तित्ववाद या वजूदियत की बात आती है, आपके होने की बात आती है, यही सारी चीजें अपन को दिखती हैं। सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट दिखती है, वो एक मेजर और इंपॉर्टेंट फिलोसोफर हुए हैं जिनका नाम है सार्त्र। फ्रेंच फिलोसोफर थे सार्त्र। सार्त्र का एक फेमस कोट है, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। आपका अस्तित्व है, ये प्राइमरी है, और जो आपकी एसेंस है, आपकी पर्सनैलिटी है, आपके गुण दोष जो भी हैं, वो सेकेंडरी है। आप पैदा हुए, आपका अस्तित्व है, ये सबसे प्रमुख है। बाकी चीजें व्यर्थ हैं। बाकी आप व्यर्थ हैं, मतलब दे दो आप जो देना चाहें उन्हें। एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, फ्रेंच फिलोसोफर जॉन पॉल सार्त्र का एक फेमस कोट जो अस्तित्ववाद की बात करता है। अगला क्या चीज लिखी हुई है, लाइफ हैज नो इनहेरेंट मीनिंग। जिंदगी में आपका जो जीवन है उसमें अंतर्निहित कोई भी मीनिंग्स नहीं है, बट इंडिविजुअल कैन क्रिएट देयर ओन मीनिंग थ्रू चॉइसेस। व्यक्ति है वो अपनी चॉइसेस, अपनी पसंद नापसंद से चीजों का चुनाव करता है, और उसके लिए जीवन वही है। जीवन कोई ऑब्जेक्टिव सबके लिए एक चीज नहीं है। जीवन तो व्यर्थ है, आप चाहें वो मीनिंग उसे दे दें, यही अस्तित्व है आपका। मीनिंग इज क्रिएटेड थ्रू पर्सनल फ्रीडम। आपकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वही आपके जीवन को मतलब देगी। मगर ये सारी चीजें एक समस्या भी खड़ी करती हैं। वो समस्याएं क्या हैं? जैसे मैंने नीचे लिख रखा है, दिस पर्सनल फ्रीडम लीड्स टू एंजाइटी, फियर एंड एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। यही जो व्यक्तिपरक स्वतंत्रता है, इट लीड्स टू एंजाइटी, फियर एंड एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। सपोज करिए आपने आपकी जिंदगी में जो भी सोसाइटी का डिस्कोर्स है, जो भी समाज की मेटा नैरेटिव्स हैं, जो भी समाज के बड़े बड़े खांचे बना रखे हैं, आपने उन सबको तोड़ा है कहीं ना कहीं, और आप ये कहते हैं कि मैं खुद ही इंपॉर्टेंट हूँ। तो आपके जीवन में ये भी तय है कि एक वक्त के बाद एनार्की भी आएगी, एक वक्त के बाद अराजकता भी आएगी। आप भगवान एक इंस्टीट्यूशन है, उसको आप नहीं मानते। रिलीजन एक इंस्टीट्यूशन है, उसको आप तोड़ रहे हैं। सोसाइटी की इंस्टीट्यूशन है, उसको आप तोड़ रहे हैं अस्तित्ववाद में। तो आपके पास तनाव भी आएगा, आपके पास भय भी आएगा, आपके पास कुछ करने ना करने का क्राइसिस भी रहेगा, जिसे एग्जिस्टेंशियल अस्तित्व का क्राइसिस कहा गया है। अस्तित्ववाद दुनिया में तभी आया है जब एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, जब बहुत बड़े सिविलाइजेशन में बदलाव आए हैं। या तो कोई दुनिया के अंदर कोई तबाही आई है, या कोई ऐसे थिंकर्स आए हैं। फॉर एग्जाम्पल, औद्योगिक क्रांति का अस्तित्ववाद में आने में बहुत बड़ा योगदान है। औद्योगिक क्रांति से पहले इंसान के पास पैसा नहीं था, इंसान समूहों में रहता था, खुश रहता था। जब पैसा आया, अकेलापन चुना, अकेलापन आया, अवसाद आया, अवसाद आई, लड़ाइयाँ हुई, लड़ाइयाँ आई तो एंग्जाइटी बढ़ी, डर बढ़ा, क्राइसिस बढ़ा। तो अस्तित्ववाद के दोनों पहलू हैं। जिंदगी व्यर्थ है, मीनिंगलेस है, आप खुद ही उसे मतलब दे रहे हैं। अब आप खुद ही सब कुछ हैं, तो आप झेलना भी आपको पड़ेगा, आपको तनाव भी देखने पड़ेंगे। अब आगे की क्लास में जो मैंने आपको ये समझाया है, ये समझ पैदा करने की चीज़ें थी। अब कुछ एक एग्जाम्पल से
और अस्तित्ववाद के आने के कारणों के बारे में कुछ पता करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको एक तस्वीर दिख रही होगी, ये जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जो बॉलीवुड जिसे कहते हैं, उसकी एक फिल्म देवदास से ली गई पिक्चर है। हिंदी सिनेमा में एग्जिस्टेंशियलिज्म की बात करने वाली बहुत सारी पिक्चरें हुई। पुराने वक्त से गुरुदत्त की प्यासा, देवदास, या संजय मिश्रा की आंखों देखी, बहुत सारी फिल्में, या फिर कहें तमाशा, रणबीर कपूर की बहुत सारी फिल्में अस्तित्ववाद के ऊपर बातें करती। देवदास नाम से इस पिक्चर में आपको ये दिखेगा कि शाहरुख खान पूरी फिल्म में अस्तित्व से जूझते नजर आ रहे हैं। वो ये मान रहे हैं जिंदगी मीनिंगलेस है, कोई मतलब ही नहीं है, पर्पस ही नहीं है लाइफ का। ना वो अच्छे बेटे हैं, ना अच्छे लवर हैं, ना अच्छा कोई उनका रिलेशन है, ना वो परिवार में जम पा रहे हैं। तो इस पिक्चर से आप समझ सकते हैं अस्तित्ववादी एक्चुअल में बात क्या कर रहे हैं। शाहरुख खान की तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि आपको खुद ही आप जिंदगी को निर्णय लेने वाले हैं, खुद जिंदगी आपकी मीनिंगलेस है, आप चाहो तो उसे कुछ मतलब दे लो, आप दे पा रहे हो तो। शाहरुख खान एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, कोई मतलब नहीं दे पा रहे हैं जिंदगी। अब अपन एक चीज की बात करते हैं, जैसे अपन कहते हैं कि कोई भी चीज आने के कारण रहे, वो कारण क्या है वो एक एक करके अपन समझते हैं। कुछ फिलोसॉफिकल दर्शन दार्शनिकों की भी वजह रही, कुछ समाज की भी रही। समाज है, समाज में ही कुछ एक दार्शनिक आए, उनके भी आपस में क्लैशेस रहे, और कुछ सोसाइटी भी इस तरह की थी। अपन 19th सेंचुरी देखें तो 19th सेंचुरी या अंग्रेजी इंग्लिश लिटरेचर की तरह से अपन देखें तो मिड 19th सेंचुरी के बाद अपन एक विक्टोरियन बूम देखते हैं। विक्टोरियन समाज में क्या सबसे बड़ी चीज है? इंडस्ट्री। इंडस्ट्री बहुत बड़ी चीज है, उद्योग धंधे आ रहे हैं, पहले जो पैसे हुआ करते थे वो फ्यूडल लॉर्ड्स के पास थे, जमींदार सेठ साहूकारों के पास पैसा था। अब पैसा इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के पास भी है। जब मजदूरों के पास है तो उनके हक भी हैं, उनके राइट्स भी हैं। इसीलिए आप देखते हैं विक्टोरियन एज में कितने सारे एक तरह से डिसेंट हो रहे हैं, कितने सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वो अपने हक की बात करते हैं। हक की बात आती है तो एक आदमी इंडिविजुअल आय, स्ट्रॉन्ग आय पैदा होता है। मैं की बात आती है, मैं आता है तो अस्तित्व पे सवाल आता है। मैंने कहा कोई भी बड़ी चीज आती है तो पैराडाइम शिफ्ट होता है। उद्योगों ने एक पैराडाइम शिफ्ट किया। पुराने लोग क्या सोचते थे? झुंड में रहना, सोशल सर्कल में रहना। नए लोग क्या सोच रहे हैं? पैसा आ रहा है, कट थ्रोट कंपटीशन है, मार काटने की हद तक लोग गुजर रहे हैं, जा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आदमी खुद ही निर्णय ले रहा है, जिंदगी मीनिंगलेस भी उसको लग रही है, वो खुद सोच रहा है, कोई ना कोई तरीके का मीनिंग देने की कोशिश कर रहा है। ये सामाजिक परिवेश था एग्जिस्टेंशियलिज्म आने का। मगर फिलोसॉफिकल ट्रेंड्स देखें तो एक बड़ा नाम अपन को दिखता है जिसका नाम था हिगेल। हिगेल क्या बात करते हैं? ये तस्वीर हिगेल की है। ये एक जर्मन आइडियलिस्ट थे जो इनलाइटनमेंट आप एज और हम और आप पढ़ते हैं, नियो क्लासिकल एज इनलाइटनमेंट, जिसमें रीजन बहुत इंपॉर्टेंट था, रैशनैलिटी। रैशनैलिटी सब कुछ थी, तार्किक है तो सब बेहतर है। हेगेल ने एक आइडिया दिया, डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स का आइडिया। हेगेल ने कहा कोई भी चीज अगर दुनिया में आती है तो पहले उसकी थीसिस, उसके बाद एंटीथीसिस और उसके बाद सिंथेसिस की अप्रोच होती है। अपन पॉलिटिकल थॉट इनका नहीं पढ़ेंगे, एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं मैं। सपोज करिए कोई स्टूडेंट है एंड अ स्टूडेंट गॉट फेल्ड इन एग्जाम एंड नाउ ही इज ट्राइंग टू गिव एक्सक्यूजेस। कोई एक स्टूडेंट एग्जाम में फेल हुआ और अब वो एक्सक्यूज दे रहा है। एक्सक्यूज क्या है? कि मैं फेल तो नहीं होता, मुझे सिस्टम ने फेल कर दिया।
ये जो परीक्षा करवाने वाली बॉडी है उसी ने मुझे फेल कर दिया, वरना मैं पास हो जाता। ये कैसा आइडिया है? ये एक बैड फेथ का आइडिया है। ये एक तरह से ऐसी फेथ है, ऐसा विचार है जो हीगल ये मानते हैं कि जब भी कोई भी चीज होती है उसमें इंडिविजुअल अकेला नहीं है, उसके साथ समाज है। समाज में कुछ घट रहा बढ़ रहा है तो इंडिविजुअल के साथ भी होगा। इस फिलॉसफी ने इस बढ़ते हुए परिवेश में जब औद्योगिकरण और सब चीजें आ रही थी, ये कहीं ना कहीं हीगेल के आइडिया टिक नहीं पाए। हीगेल एक ऐसा नाम है, इन्हीं की वजह से दुनिया में मार्क्सिज्म दिखता है। मार्क्सिज्म एक ऐसी फिलॉसफी जिसने दुनिया को बदल के रख दिया, और वो हीगेल ही कहीं ना कहीं उसके पीछे नजर आते हैं। तो इस हीगेल को बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज किया। कौन कौन थे, क्या थे? मैं अभी एग्जिस्टेंशियलिज्म के कारणों की बात कर रहा हूं। समाज में बदलाव थे, कुछ फिलोसॉफिकल थिंकर भी ऐसा सोचते थे कि समाज एक पूरा साथ में काम करता है, मगर ये फिलॉसफी बहुत दिन तक टिक नहीं पाई और इसको क्रिटिसाइज किया बहुत सारे दूसरे फेमस फिलोसोफर ने। उनका पहला ही नाम था सोरेन क्रिकगार्ड। क्रिकगार्ड एक डेनिश फिलोसोफर थे। आप पूरी क्लास में जब नजर दौड़ाएंगे, वो क्लास खत्म होने के बाद, तो आपको लगेगा हमारे यहाँ पे या फिर जितने भी मूवमेंट हुए हैं आसपास इंग्लिश लिटरेचर में, या फिर नए जितने भी विचार आए हैं, उनमें एक चीज नजर आती है, इंग्लैंड में एज सच कोई विचार नहीं पनपा। फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में बहुत सारे थिंकर्स हुए, बहुत सारे फिलोसोफर्स हुए। इसका एक कारण माना जाता है कि ब्रिटिशर्स हैं या इंग्लिश राइटर्स या थिंकर हैं, वो हमेशा स्टिफ अपर लिप रहे हैं। कॉलोनियल टेंडेंसी, पैसा बनाने की टेंडेंसी रही उनके पास, मगर एक आगे आके कोई नई थिंकिंग प्रोसेस और नया कोई विचार करने के लिए उनमें हिम्मत नहीं दिखी। आप पीछे विक्टोरियन से पहले रोमांटिक उठा के देखेंगे तो रोमांटिक एज भी जर्मनी में ही कहीं ना कहीं इसका दिख रहा है। जर्मनी से फ्रांस आ रही है, फ्रांस के बाद इंग्लैंड में पहुंच रही है। कॉलरिज हैं, वो श्लेगल ब्रदर्स से ही, जर्मनी से ही इंस्पायर्ड थे। तो खैर ये एक बात है कि सारी फिलोसोफर जो आपको दिखेंगे वो यूरोपियन दूसरी कंट्रीज में दिखेंगे, इंग्लैंड का हिस्से नहीं दिखेंगे कोई भी। तो एक डेनिश फिलोसोफर हैं सोरेन क्रिकगार्ड नाम से, द फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म। अस्तित्ववाद की सबसे पहले जो एक तरह से बात करते नजर आ रहे हैं वो सोरेन क्रिकगार्ड है। He is the first philosopher who clearly spoke about individual choice, despair, faith. His book Fear and Trembling 1843 में पब्लिश हो रही है, is an earliest existential work, और इसमें इन्होंने एक आइडिया दिया है, इट इज कॉल्ड लीप ऑफ फेथ। और ये हीगेल से कॉन्ट्रेरी और कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोच रख रहे हैं। इन्होंने कहा हीगेल जो कह रहे हैं वो सच नहीं है। आप देखिए औद्योगिक क्रांति को, कहाँ है समाज? समाज तो इंडिविजुअल है, जो निर्णय ले रहा है वही सब चीजें उसके साथ घट रही हैं। जिंदगी तो फिजूल है ही, जो निर्णय ले रहा है उससे हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी और सब बन रही है। तो एक क्रिकगार्ड हैं, एक फेमस एग्जाम्पल देते हैं लीप ऑफ फेथ या इंडिविजुअलिटी के बारे में। उसे कहा गया अब्राहम एंड आइजैक की कहानी, द स्टोरी ऑफ मिथ ऑफ अब्राहम एंड आइजैक। In Abrahamic religion, there is a myth, and in that myth, Abraham was a father of Isaac, and God asked Abraham and ordered Abraham to sacrifice his son. Abrahamic religion की एक कहानी ये है कि अब्राहम आइजक के फादर हैं, और जब भगवान ने इनसे कहा कि आप सेक्रीफाइस करिए अपने बेटे का, so he was ready to do that. तो क्रिकगार्ड ये कहते हैं ये उस इंसान पे प्रेशर नहीं था, वो भगवान के को मना भी कर सकता था, वो हाँ भी कर सकता था। ये उसकी खुद की लीप ऑफ फेथ थी, ये खुद की उसकी इंडिविजुअल चॉइस थी। इंडिविजुअल चॉइस ही अस्तित्व है, और यही फिर आगे डिस्कोर्स बनता है, यही विचारवाद बनता है। तो फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म इज कॉल्ड क्रिकगार्ड। क्रिकगार्ड का अब्राहम और आइजैक के मिथ से अपनी थियोरी को प्रोपोगेट करते हैं, और हीगल से कॉन्ट्रास्ट अप्रोच रखते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोच रखते हैं। ये क्रिकगार्ड की बात थी। क्रिकगार्ड दो तरह के एग्जिस्टेंशियलिस्ट थिंकर अपन को दिखेंगे, एक तो आस्तिक और एक नास्तिक।
आस्तिक क्रिकगार्ड हैं, वो कहीं ना कहीं भगवान में विश्वास करने वाली अप्रोच रखते हैं। खैर वो हमारे चीज़ों का इतना हिस्सा नहीं है, अपन अभी जो सिलेबस ओरिएंटेड चीज़ है, समझने वाली बात है, उसी को देख रहे हैं। अब अपन एक क्रोनोलॉजी में अलग अलग थिंकर्स, फिलोसोफर्स को देख रहे हैं। क्रिकगार्ड के बाद, क्रिकगार्ड को भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। हीगेल को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं क्रिकगार्ड, फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म, अस्तित्व की बात कर रहे हैं। उसके बाद अपन को देखने को मिलते हैं अगले एक फिलोसोफर, फ्रेडरिक नीत्शे। फ्रेडरिक नीत्शे एक बहुत बड़ा नाम, और इनका जिक्र आज तक भी चलता है। 20वीं सेंचुरी की उथल पुथल में इस इंसान का इनडायरेक्टली बहुत बड़ा हाथ रहा। हिटलर एक बहुत बड़ा नाम, आपने सुना, पढ़ा, स्पीचेस देखी, सब काम किए। हिटलर की इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं फ्रेडरिक नीत्शे थे। नीत्शे का एक फेमस कोट रहा और उन्होंने कहा, गॉड इज डेड, भगवान है, खत्म है, कुछ नहीं, आप ही भगवान हैं। आप जो कर रहे हैं, आपके जो निर्णय हैं, आपकी चॉइसेस हैं, आपका जो फ्रीडम है, आप ही भगवान हैं। एक और बात ये बोलते हैं, आइडिया ऑफ सुपरमैन। जर्मनी में बहुत सारे उथल पुथल के दौर से जर्मनी जब गुजर रहा था, तो नीत्शे एक आइडिया लेके आते हैं कि भगवान को छोड़िए, लीव दिस आइडिया ऑफ गॉड, ट्राई टू क्रिएट अ न्यू रिलीजन, इफ इट इज नॉट पॉसिबल देन बिहेव लाइक अ सुपरमैन। आप खुद ही एक इंसान से ऊपर की चीज हैं, आप खुद ऐसा कुछ करिए कि भगवान के, आप खुद भगवान जैसे लगे। तो वापस नीत्शे का आइडिया क्या बता रहा है, जो भी आपकी इंस्टीट्यूशंस हैं, धर्म की, आपका रिलीजन क्या कह रहा है, आपकी सोसाइटी, आपकी पॉलिटिक्स का इंस्टीट्यूशन क्या कह रहा है, सब बकवास है। आप इंडिविजुअल हैं, आप निर्णय लेने वाले हैं, आप जो करेंगे वो सही है, भगवान कुछ नहीं है। यहाँ से शुरुआत होती है एथीस्टिक। थीस्टिक, आस्तिक वो थे, ये नास्तिक एग्जिस्टेंशियलिस्ट हैं। और इन्हीं के आइडिया से अब आगे निहिलिज्म वगैरह की अप्रोच आती है, जो निहिलिज्म अपन एक अलग क्लास में कभी फिर देखेंगे, अभी एग्जिस्टेंशियलिज्म की ही बात कर रहे हैं। फ्रेडरिक नीत्शे, इनका टाइम पीरियड ये है 1844 से 85 तक, ये गलत लिखा है मैंने यहाँ इसको। गॉड इज डेड, इनका वर्क है द स्पोक ज़राथुस्त्र, ये इनका एक नॉवल है, ये पब्लिश हुई 1883 के अंदर। बियॉन्ड गुड एंड इविल 1886 का एक वर्क है, बियॉन्ड गुड एंड इविल एंड द स्पोक ज़राथुस्त्र, ये नाम से इनका एक फेमस वर्क है। गुड एंड इविल में ये बात करते हैं, ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, जो आपने निर्णय लिए वही शाश्वत है, वही परमानेंट है, वही आपकी चॉइसेस हैं, भले ही वो व्यर्थ हैं, फ्यूटाइल हैं, मीनिंगलेस हैं। ये नीत्शे का काम है। अगला नाम लिटरेरी पर्सपेक्टिव से, क्रोनोलॉजी के हिसाब से देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा रशियन राइटर का नाम, जिन्हें कहा गया फ्योदोर दोस्तोवस्की। दोस्तोवस्की जार रेजीम के अगेंस्ट जाते हैं, 8 साल जेल में बिताते हैं, और उन्होंने अपने अस्तित्व की सही पहचान करते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल में एग्जिस्टेंशियलिज्म है क्या। ये अपने एक फेमस वर्क क्राइम एंड पनिशमेंट के एक कैरेक्टर से इस चीज़ का उदाहरण देने की कोशिश करते हैं। क्राइम एंड पनिशमेंट में एक कैरेक्टर है रास्कोलनिकोव। रास्कोलनिकोव क्या कर रहे हैं? Raskolnikov killed someone, he killed his landlady, and he is trying to celebrate that. He is saying, I am a superman. जो भी हमारी नैतिकता, मोरालिटी का इंस्टीट्यूशन है, वो उसे नहीं मान रहे हैं कि मैंने खुद किया, मेरी चॉइस थी, अब मैं चाहे पनिश किया जाऊं, पिनलाइज किया जाऊं, मेरी चॉइस थी, मेरी चॉइस के हिसाब से काम किया। तो दोस्तोवस्की रास्कोलनिकोव के कैरेक्टर से अपन को कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंशियलिज्म को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्योदोर दोस्तोवस्की शोड ह्यूमन सफरिंग, ह्यूमन चॉइसेस तो ह्यूमन की थी, उसकी वजह से वो सफर भी कर रहा है, मीनिंगलेस। नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड, ये इनकी नॉवेला है, 1864 में पब्लिश हुई। दूसरा इनका वर्क है क्राइम एंड पनिशमेंट, ये इनकी नॉवेल है, ये 1886 में पब्लिश हुई। ये इंपॉर्टेंट वर्क हैं दोनों के दोनों, फ्योदोर दोस्तोवस्की। अगला नाम अपन को, अब अपन 20वीं सेंचुरी जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट हैं उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। 20वीं सेंचुरी के अंदर
जब साइंस और फिलॉसफी के बीच में क्लैश था तो एक नया फिलोसॉफिक ट्रेंड आता है जिसे कहा गया फिनोमेनोलॉजी। फिनोमेनोलॉजी के अंदर एडमंड हसल का नाम आता है और हसल के स्टूडेंट थे मार्टिन हाइडेगर। हाइडेगर भी यही बात कर रहे हैं। बीइंग इन टाइम एंड डेज़ नाम की फिलॉसफी, बीइंग इन द वर्ल्ड, आप खुद दुनिया में कैसे हैं, आप खुद क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, आपके क्या निर्णय हैं, वही आपका अस्तित्व है। और ये हाइडेगर की जो पर्सनल चॉइसेस इंसान करता है उसके ऊपर इन्होंने काम किया फिनोमेनोलॉजी के अंदर। मार्टिन हाइडेगर ये भी एक जर्मन थिंकर थे। अब ये आपको ध्यान में रखना है कौन सा फिलोसोफर कौन सी एक तरह से कौन सी कंट्री से बिलोंग कर रहा है। जैसे शुरुआत अपन ने किरकेगार्ड से की, हीगेल से करी। हीगेल कहाँ से हैं? जर्मनी से। किरकेगार्ड डेनिश हैं। उसके बाद अपन नीत्शे की तरफ आए, नीत्शे जर्मन है। उसके बाद अपन बढ़ रहे हैं दोस्तोवस्की, ये रशियन है। उसके बाद अपन आगे बढ़ रहे हैं किरकेगार्ड की तरफ। किरकेगार्ड की अपन ने ये जर्मन आइडिया, इन्होंने जो बीइंग एंड टाइम का फिलोसफी, ये बुक इन्होंने पब्लिश करी 1927 में आई। डेजीन का आइडिया इंपॉर्टेंट है। डेजीन जैसे अपन ने बात करी, बीइंग इन द वर्ल्ड, आप क्या हैं दुनिया में, हु आर यू इन दिस वर्ल्ड। आपकी चॉइसेस, आपके एक्सपीरियंस हैं, वही एक तरह से बातें इनकी सबकी सेम है, लगभग वही विचार है। 20वीं सेंचुरी के 4th डेकेड के आसपास एक थिंकर, एक फिलोसोफर आएंगे, एक राइटर आएंगे जो इस फिलोसफी में थोड़ा सा बदलाव करते नजर आएंगे। हाइडेगर के बाद अपने पास फ्रेंच फिलोसोफर हैं, वो देखने को मिलते हैं। 7 फ्रेंच फिलोसोफर हैं। 7 अपने एक फेमस कोट के लिए जाने जाते हैं, एग्जिस्टेंस प्रेसीड्स योर एसेंस। जो अपन ने शुरुआती अपनी स्लाइड में बात करी थी कि आपका एग्जिस्टेंस है ये प्राइमरी है और आपका एसेंस ये सेकेंडरी है। आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपका धर्म, जाति, ये सब दूसरी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है आपका प्राइमरी चीज़ें, वो है आपका एग्जिस्टेंस। और यही इंसान है, आइडिया फादर ऑफ एग्जिस्टेंशियलिज्म किरकेगार्ड है, बट सार्त्र वाज समवन हु पॉपुलराइज्ड दिस टर्म। तो इनका आइडिया एसेंस, सेकेंडरी, एग्जिस्टेंस, प्राइमरी। इनके फेमस वर्क हैं नौजिया, 1938 का वर्क है, नॉवेल है। एग्जिस्टेंशियलिज्म इज ए ह्यूमनिज्म, ये 1946 का वर्क है। नो एग्जिट इनका एक प्ले है 1944 का। बीइंग एंड नथिंगनेस 1943 का एक वर्क है। इनका एक और आइडिया इंपॉर्टेंट है एंड विच इज कॉल्ड बैड फेथ। बैड फेथ में क्या बात करते हैं सात्र कहते हैं ये ह्यूमन टेंडेंसी है, जब भी उससे कोई गलती होती है वो किसी और पे थोपता है कि इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। मगर सच्चाई ये है उसने जो काम किया है वो उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एज आई सेड, ए स्टूडेंट गॉट फेल्ड इन एग्जाम। कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल हुआ और वो ये कहे कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कोई एग्ज़ाम कराने वाली बॉडी है, तो वो बैड फेथ है, वो लीप ऑफ फेथ की तरफ नहीं बढ़ रहा है। उसके खुद के ऊपर विश्वास, खुद को एक तरह से वो खुद के जो विचार हैं उन पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। तो ये सार्त्र का आइडिया था। सार्त्र खुद भी फिजिकल एलिमेंट से परेशान थे। ही वॉज विजुअली इम्पेयर्ड, कम्युनिस्ट थे, वर्ल्ड वॉर में हिस्सा रहे, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का हिस्सा रहे, और जैसा ये फील करते थे वैसी ही लाइफ इन्होंने जिंदगी में जी। सार्त्र बहुत बड़ा नाम है। इनके कुछ आइडियाज और वर्क जिनकी अपन ने बात करी। सार्त्र के बाद अगला नाम आता है, वो है सिमोन दे बुआ। ये भी एक फ्रेंच फेमिनिस्ट एग्जिस्टेंशियलिस्ट है। फ्रेंच फेमिनिस्ट एग्जिस्टेंशियलिस्ट। फ्रेंच फेमिनिस्ट एग्जिस्टेंशियलिस्ट सिमोन दे बुआ। सिमोन दे बुआ और सार्त्र आपस में रिलेशन में रहे। इन्होंने कभी शादी नहीं करी, फ्रांस से बिलोंग करते थे। इनका एक फेमस कोट है सिमोन दे बुआ का, वन इज नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स अ वुमन।
कोई भी औरत महिला है वो पैदा नहीं होती, उसे बनाया जाता है। हमारे समाज में पेट्रियार्किकल डिस्कोर्स रहा है, पुरुष प्रधान समाज रहा है, और पेट्रियार्की क्या समझती है कि औरत है वो मर्द की वसीयत है और उसकी तरबियत उसी ढंग से की गई है। मगर ये सच है नहीं। औरत को क्या दिखाया जाता है? औरत को एक नाम दे दिया जाता है, कहा जाता है वो देवी है। देवी देने का पेट्रियार्की का पुरुष प्रधान समाज का पर्पस क्या है कि उसे देवी बना दो। वो अपने एग्जिस्टेंस पे सवाल नहीं करेगी, वो अपनी इंडिविजुअलिटी पे सवाल नहीं करेगी। वो क्या बन के रहेगी? या तो किसी की वाइफ या किसी की बहन या बेटी, क्योंकि उसे देवी बना दिया है। अब देवी है, उसकी पर्सनल चॉइसेस खत्म, उसको प्लेटो पे बिठा दिया, अब उसकी कोई पर्सनल चॉइस नहीं है। सबसे पहले इस चीज़ को क्रिटिसाइज करने वाली कोई एक थिंकर फिलोसोफर अपन को दिख रही हैं, उनका नाम है सिमोन द बुआ। और सिमोन द बुआ के इंपॉर्टेंट वर्क है द सेकंड सेक्स। इसकी डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड सेक्स। और इनका एक इंपॉर्टेंट कोट, वन इज नॉट बोर्न बट रादर बिकम्स अ वुमन। ये एग्जिस्टेंशियलिस्ट, फ्रेंच एग्जिस्टेंशियलिज्म में बहुत बड़ा नाम है इनका, सार्त्र का और सिमोन द बुआ का। अब इस एग्जिस्टेंशियलिज्म की एक अलग से दूसरी एक हल्की सी ब्रांच निकल के दिखती है अपन को, जो आगे पोस्ट मॉडर्निज्म की तरफ एग्जिस्टेंशियलिज्म को बढ़ा रही है। उसके ऊपर अपन थोड़ा सा जिक्र करते हैं, वो क्या चीज़ है। जैसे आपको एक नाम दिख रहा होगा, फेमस नाम अल्बेर कमू, और इनका एक आइडिया है एब्सर्डिज्म। एब्सर्ड क्या है? बेतुकापन, जिसमें कोई तुक की बात नहीं है, वो एब्सर्ड है। और कमू क्या बात करते हैं? कमू एंड सार्त्र वर अ वेरी, like they were having a very good mutual bond, but at a point there were a lot of differences between them. वो differences क्या थे? कमू कम्युनिस्ट नहीं थे, सार्त्र कम्युनिस्ट थे। और कम्युनिज्म की इस तरह उनका आपस में रिलेशन रहा कि एक दूसरे ने एक उम्र के बाद एक दूसरे के वर्क को खूब क्रिटिसाइज किया, और एक ऐसा पीरियड आया जब कमू ये कहते हैं कि मैं एग्जिस्टेंशियलिस्ट नहीं हूं। वो एग्जिस्टेंशियलिज्म से थोड़ा सा, फिलॉसफी एब्सर्डिज्म एग्जिस्टेंशियल का ही पार्ट है, मगर एब्सर्ड एक और बात बोलता है जो इसे पोस्ट मॉडर्न की तरफ लेके जाता है। उसका एक बार अपन देखते हैं, जो समझने वाली चीज है। वो क्या चीज है? यहां मैं लिख रहा हूं एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी है, ये एब्सर्ड फिलॉसफी। एग्जिस्टेंशियल ये मानते हैं कि लाइफ को मीनिंग है, वो इंडिविजुअल देता है अपनी चॉइसेस पे। चॉइसेस, इंडिविजुअल चॉइसेस आप मीनिंग देंगे। कोई भी मीनिंग दे दो, वो कहा मीनिंगलेस है, और उसके लिए दुख मनाते रहो जिंदगी भर। दुख है वो इंसान का हिस्सा है, क्योंकि जिंदगी तो है ही मीनिंगलेस। बट कमू ये नहीं कहते। कमू ये कहते हैं कि आप जो भी चुनते हैं, आपकी चॉइसेस हैं, आपने जो भी चुना उसको सेलिब्रेट करो। आपकी जो भी चॉइसेस रही हैं उसे सेलिब्रेट करो। वो मीनिंगलेस है तो है, कोई बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्ले पढ़ा होगा सैमुअल बेकेट का, वेटिंग फॉर गोडोट। गोडोट के अंदर आपको एक चीज दिखती है, जब लकी एंड पोज़ो आपस में लैंग्वेज गेम में मशरूफ हैं, आपस में बेतुकी बातें करते रहते हैं, वो खुश हैं। मगर वो गोडोट, अच्छे दिन, भगवान, इन सब की जब चीज़ों के बारे में सोचते हैं तब वो परेशान नजर आते हैं। इसलिए वेटिंग फॉर गोडोट में मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न दोनों अप्रोच दिखती हैं। तो एब्सर्डिस्ट क्या कहते हैं? इंसान की डिजायर अलग है और सोसाइटी की अलग है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई जॉब में सेलेक्ट हुए और आपको किसी उस जॉब से रिजाइन करना पड़ गया। आपने रिजाइन किया, अब आप ये सोच रहे हैं कि समाज आपके बारे में क्या क्या सोच रहा है। समाज को परवाह ही नहीं है, तो रिजाइन किया तो उसे भी आप सेलिब्रेट करिए। नौकरी छोड़नी पड़ी, उसे भी आप सेलिब्रेट करिए।
तो ये एग्जिस्टेंशियलिस्ट और एब्सर्डिस्ट में थोड़ा सा फर्क है। एब्सर्ड जो लोग हैं वो इस फिलॉसफी को सोच रहे हैं, वो सोचते हैं कि लाइफ मीनिंगलेस तो है मगर उसके लिए दुख करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए सेलिब्रेट करो। दुख है तो भी आप खुश दिखिए। ये एग्जिस्टेंशियलिस्ट और एब्सर्डिस्ट का थोड़ा सा फर्क है। इसलिए जो एब्सर्ड थिएटर है उसे पोस्ट मॉडर्न कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये आपके सारे आज की क्लास में एग्जिस्टेंशियलिज्म और एब्सर्ड के बारे में अपन बात कर रहे थे। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है, उन पे भी आप नज़र दौड़ा सकते हैं। उससे पहले कमू का वर्क आपको दिख रहे हैं, स्ट्रेंजर 1942 का वर्क है, मिथ ऑफ सिसिपस 1942, और प्लेग नाम से इनका वर्क 1947 में आ रहा है। मिथ ऑफ सिसिपस में ये एक ग्रीक मिथ है। अकॉर्डिंग टू दैट मिथ, सिसिपस वॉज कर्स्ड बाय गॉड एंड सेंट इनटू अंडरवर्ल्ड। वो नरक में भेजे जाते हैं, एंड गॉड कर्स्ड हिम, इन योर होल लाइफ यू विल बी रोलिंग ए बोल्डर, समवेयर यू वुड बी रोलिंग ए बोल्डर। एक बड़ी चट्टान है, आप कहीं पे उसको ऊपर से नीचे ले जाओगे और नीचे से ऊपर लेके आओगे। इस सिचुएशन में अगर वो बोल्डर ऊपर है तो वो नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर से नीचे लेके जाना है। मगर कमू कहते हैं सिसिपस मस्ट बी हैप्पी, सिसिपस मस्ट बी हैप्पी। अगर वो बोल्डर भी सिसिपस इधर उधर कर रहे हैं, उन्हें उसमें भी उसे सेलिब्रेट करना है, खुशी दिखानी है। जिंदगी मीनिंगलेस है, खुश रहो। मगर एग्जिस्टेंशियलिस्ट ये कहते हैं मीनिंगलेस तो है, दुख भी है। तो एब्सर्डिस्ट बात वही एग्जिस्टेंशियलिज्म वाली कर रहे हैं, एक खुशी वाला पॉइंट है, इसके अंदर थोड़ा सा अलग दिखता है एग्जिस्टेंशियलिस्ट और एब्सर्डिस्ट को। एग्जिस्टेंशियलिज्म का ही हिस्सा एब्सर्ड है, मगर एब्सर्ड थोड़ा सा पोस्ट मॉडर्न की तरफ बढ़ रहा है आगे जाके। ये कमू के इंपॉर्टेंट वर्क थे। ये सिसिपस की मिथ थी, वेयर ही इज टॉकिंग अबाउट द आइडिया ऑफ हैप्पीनेस। सिसिपस कमू के हीरो। कमू सेड द वर्ल्ड डजंट गिव मीनिंग टू लाइफ, दिस इज द एब्सर्ड। दुनिया है, वर्ड है, वो लाइफ को कोई मीनिंग नहीं दे रहा है। स्टिल इंस्टीड ऑफ लूजिंग होप, उम्मीद खोने के बाद भी ह्यूमंस शुड एक्सेप्ट दिस एंड लिव स्ट्रांगली। इसको एक्सेप्ट करने के बाद ह्यूमन को मजबूती से जीना है। He gave the example of Sisyphus, who was forced to roll a rock up a hill, even though the task is useless. Sisyphus accepts it. Kamau says, one must imagine Sisyphus happy. Sisyphus जो भी कर रहा है, हमें Sisyphus को खुश समझना चाहिए। जिंदगी बेतुकी है, कोई उसमें काम नहीं है, मगर खुश रहना चाहिए। ये एब्सर्डिस्ट हैं, वो बात कर रहे हैं। तो आप और मैं दोनों के अस्तित्व की पहचान ऐसे ही जारी रहेगी। आगे की क्लास में मिलते हैं। शुक्रिया।